जय हिंद। मेरा नाम प्रशांत। तो हमने पिछली वीडियो में कहा था कि जिस बच्चे को अगर किसी भी टॉपिक पर दिक्कत आ रहा है तो वो उस टॉपिक को हमारे कमेंट में छोड़ दें, जिससे हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो इस बच्चे का कमेंट आया था कि सर हमें एक टॉपिक पर दिक्कत आ रहा है, तो आज हम लोग उस पर वीडियो लेकर आए हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है मृदा, सॉइल। आखिर मृदा कहते किसे हैं? तो चलिए सबसे पहले हम लोग यही जान लेते हैं कि मृदा कैसे कहते हैं। इसके पहले हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हमने हर वीडियो में किया है कि हम लोग किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके कुछ टेक्निकल शब्द या जो वर्ड उसमें बार बार आने वाले हैं उन सबको हम पहले ही समझ लेते हैं, जिससे वह शब्द अगर बीच में है तो बच्चों को या किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसमें बार बार जो एक शब्द रिपीट होगा वो होगा ह्यूमस, अपर्दन। ऐसे कई सारे शब्द हैं, जिससे पहले ह्यूमस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमस को समझते हैं। ह्यूमस कहते किसे हैं? ह्यूमस उसे कहते हैं कि धरा पर, पृथ्वी की सतह पर जितने भी सजीव हैं उन सब के घटक, उन सब के बचे कुचे अवशेष, या यूँ कह सकते हैं आमचाल की भाषा में तो उनके सड़े गले भाग को हम लोग ह्यूमस कह देते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए समझे तो हम लोग अक्सर ही बाग बगीचे में घूमते होंगे, हमने कई बार देखा होगा कि बगीचे में गिरी हुई पत्तियां जहाँ पर गिरती हैं कुछ समय के बाद वो पत्ती वहाँ से गायब हो जाती है, तो वहाँ पर एक ब्लैक कलर की या काली कलर की एक पत्ती के आकार की एक छाप पड़ी होती है, वही छाप हमारा अवशेष होता है। इसी तरह जंतुओं के भी ह्यूमस बनते हैं, पत्तियों के भी, तनों के भी, सभी प्रकार के ह्यूमस बनते हैं। तो ये आगे बार बार शब्द आएगा, इसके लिए हमने इसको पहले समझा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले मृदा कहते किसे हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसमें पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसमें वह सभी प्राकृतिक दशाएं उत्पन्न होती है जो किसी भी पौधे के विकास के लिए उत्तरदायी होती है, उसके लिए लाभकारी होती है। तो इसमें मृदा की पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम लोग मृदा कहते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग खनिज लवण, जल की मात्रा, वायु, जो भी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब एक साथ इकट्ठे होकर किसी भी पौधे के विकास में मदद कर देती हैं। यहाँ पर जो जल की मात्रा पाई जाती है या किसी भी पौधे के विकास के लिए, ये पॉइंट बड़ी ध्यान देने की बात है कि किसी भी पौधे के विकास के लिए जो जल के पीएच मान होते हैं वो 6.0 से लेकर 7.0 तक होते हैं या होने चाहिए। अगर उससे कम या बेसी होंगे तो अम्लीय, कम होंगे तो अम्लीय तथा ज़्यादा होने पर वह क्षारीय हो जाएंगे, जिससे वह पौधा पूरी तरीके से या किसी भी तरीके से विकास नहीं कर पाएगा। तो इतना जानने के बाद हम लोग अगली हेडिंग पर आ जाते हैं, मृदा की प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं। तो मृदा परिच्छेदिका के लिए हम लोग एक डायग्राम का यूज़ करेंगे, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। एक डायग्राम हमारे कोने में दिखेगी अभी आपको। इसमें हम आप देख पा रहे होंगे, इसमें बना हुआ है लेयर स्तर 0, सॉरी स्तर ओ, स्तर ए, स्तर बी एंड स्तर सी, ऐसे कह के 4 लेयर बने हुए हैं। तो ये 4 लेयर हैं क्या? ये जो स्तर ओ है इसी में सभी प्रकार के ह्यूमस इकट्ठा होता है, यानी जाहिर सी बात है जब भी किसी भी चीज़ का ह्यूमस बनेगा तो सतह के सबसे ऊपरी भाग में बनेगा। इसी कारण से यह जो स्तर ओ है यह सबसे अधिक उपजाऊ हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस मृदा में जितनी ह्यूमस होगी या जिस मृदा में ह्यूमस की मात्रा जितनी अधिक होगी वह मृदा उतनी ही उपजाऊ होगी। आप यहीं से तुलना कर सकते हैं कि अगर इस मृदा में इतनी ज़्यादा ह्यूमस है तो यहाँ पर अधिक उपजाऊ हो रही है, यानी रेगिस्तान में। इसी के विपरीत अगर हम लोग जाएँ तो रेगिस्तान में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बिल्कुल भी पेड़ पौधे लुल्लबटा सन्नाटा गायब है, कोई भी वनस्पति है ही नहीं। कुछ हैं कैक्टस वगैरह हैं तो उनको छोड़ ही देते हैं, यानी इसका मतलब वहाँ पर ह्यूमस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हम लोग आगे जान लेंगे, ये तो मैंने जस्ट एक तुलना कर दिया। मृदा परिच्छेदिका में जो पहला स्तर होता है इसमें सबसे अधिक ह्यूमस होते हैं, जिसके कारण यह बहुत अधिक उपजाऊ होता है। इसके बाद हम लोग स्तर ए की तरफ बढ़ेंगे। स्तर ए क्या होता है कि यह मृदा की सबसे ऊपरी परत होती है। यह होती है जो सामान्यतः काले रंग की होती है। लगभग सभी प्रकार के पौधों की जड़ें जो होती हैं वह स्तर ए तक फैली हुई होती है या उसमें होती हैं। इसे निक्षालन का क्षेत्र कहते हैं। मैंने निक्षालन शब्द को परिभाषित नहीं किया, चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं। निक्षालन किसे कहते हैं कि किसी भी खनिज तत्व का किसी भी यौगिक के साथ या किसी भी तत्व के साथ घुलकर अपने स्थान में परिवर्तन कर देना। जैसे कि यहाँ पर कोई खनिज तत्व है, इधर से कोई तत्व है, मान लेते हैं यहाँ से कोई से जल आई, जल के बहाव है और वो इससे टच होकर गुजरे और ये यौगिक यहीं पर नहीं रहेगा, ये खनिज तत्व यहाँ पर नहीं है, अब यह जल में घुलकर जल के साथ बह के चला गया। इसी तरह अगर हम लोग समझे तो आप देख रहे होंगे कि स्तर 0 जो कि सबसे ऊपर है, अतः जब जल की बारिश की बूंदें होंगी तो पानी सबसे पहले किस पे आएगा? स्तरों पे। जब स्तरों पर जल की बूंदें आएंगी तो जल की बूंदें अपने साथ ह्यूमस को
मेल्ट कर लेंगी या उसमें अपने आप में घोल लेंगी। जब उसमें अपने आप में घोल लेंगी तो वह जल के साथ निचले वाली सतह पर यानी स्तर ए की तरफ बढ़ेगा। इसीलिए इसे हम लोग निक्षालन का क्षेत्र कहते हैं। स्तर ए में इसी के साथ कुछ खनिज तत्व भी पाए जाते हैं, जिसके कारण स्तर ए में खनिज तत्व और जैविक तत्व एक साथ पाए जाने लगे। ऐसा क्यों? क्योंकि स्तर ए के पास खनिज तत्व पहले से था, ऊपर से ह्यूमस के जैविक तत्व आ गए, अतः स्तर ए में जो पाया जा रहा है खनिज तत्व पहले से, ऊपर से हुआ जैविक तत्व, अतः स्तर ए पर जो हमें दोनों चीज़ें देखने को मिल रही है वह जैविक तत्व और खनिज तत्व दोनों एक साथ देखने को मिल रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग अगले लेयर की बात करेंगे जिसका नाम है स्तर बी। यह मृदा की जो छोटे छोटे कण होते हैं यह उनसे बड़े रूप में होता है। मृदा सबसे ऊपर सबसे भूरी मिट्टी, सबसे ज़्यादा महीन, उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी दाने की, इसके बाद स्तर बी तक आते आते यह थोड़ी बड़े आकार की हो जाती हैं। यह चिकनी मिट्टी के रूप में भी होती हैं। इसे हम लोग जल संचय का क्षेत्र कहते हैं। यह जल संचय का क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो कण होते हैं वह बड़े आकार के होते हैं। अतः स्तर ओ से जल का रिसाव, स्तर ए भी उतना जल को रोक नहीं पाता, ह्यूमस को तो रोक लिया, जल की मात्रा को नहीं रोक पाया, अतः जल रिश्ते रिश्ते स्तर बी पर आकर जल इकट्ठा होता है। इसे हम लोग जल संचय या जल को धारण करने वाला स्तर कहते हैं या लेयर कहते हैं। इसमें लोहा, एल्युमिनियम भी आदि सभी सब छोटे छोटे खनिज, जैसे कि हम लोग क्या बात कर सकते हैं, सिलिका वगैरह, ये सब इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद जो सबसे लास्ट सबसे बेहुदा स्तर है वह है स्तर सी। बेहुदा हमने इसलिए कहा क्योंकि यह सब लेयर से अलग है, क्योंकि यह बहुत हैवी तरीके से बैठा हुआ है। आप इस वाले परिच्छेदिका में देख सकते हैं कि सबसे लास्ट वाला लेयर आपको जो दिख रहा है वो बिल्कुल चट्टान की तरह हार्ड दिख रहा है, इसलिए हमने इसको ऐसे वर्ड बोला। ऐसा कुछ बात है नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि ये सबसे बेकार मृदा मानी जाती है, बिल्कुल ठोस, उपजाऊ के मामले में बिल्कुल शून्य, कुछ नहीं है इसमें उपजाऊ के मामले में। इसके बाद हम लोग अब अगली हेडिंग पे आ जाएंगे जिसका नाम है, हम लोग अब देखेंगे मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार में जो सबसे पहला है उसमें हम लोग जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ेंगे। जलोढ़ मृदा को हमने इसलिए पहले पढ़ा क्योंकि यह भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मृदा है। अब हम लोग देखते हैं कि जलोढ़ मृदा निर्माण कैसे होता है। तो पर्वतों से निकलने वाली नदियाँ, ध्यान से सुनने की बात है कि पर्वतों से निकलने वाली नदियाँ जब पर्वतों से ढलान पर बड़ी तेजी के साथ आती हैं तो वह अपने साथ वहाँ से कई सारे अवसाद तोड़ कर लाती हैं, जिससे वह सतह पर आकर छोड़ देती हैं, जिससे एक मृदा का निर्माण होता है। इसी मृदा को हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो क्या सिर्फ नदियों से बनता है? नहीं, यह कोई सागर की लहरें चलती रहती है, सागर यहाँ तक आई तो अपने अंदर के सारे अवसाद लेकर आई, अवसादों को तट पर छोड़कर सिर्फ पानी पीछे होता है, अतः सतह पर कई सारे अवसाद इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे हम लोग जलोढ़ मृदा के नाम से। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट मृदा है इसे हम लोग लाल पीली मृदा भी कहते हैं। लाल मृदा इसलिए क्योंकि इस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड जो होते हैं वह उनकी संख्या अधिक हो जाती है, जिसके कारण इस मृदा का रंग लाल दिखाई देने लगता है। यह भारत में दूसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली मृदा है। यह मुख्यतः दक्कन के पठार पर व आग्नेय चट्टान के साथ, जहाँ जहाँ पर आग्नेय चट्टान पाई जाएंगी, आग्नेय चट्टान के टूटन फूटन से या उसके अपक्षय से अगर उस एरिया में कम वर्षा हो रही है और वहाँ पर आग्नेय चट्टान है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर हमें लाल और पीली मिट्टी देखने को मिलेगी। यह दो प्रकार की होती है, एक तो बड़ी महीन होती है, एक थोड़ी आकृति में बड़ी होती है। अतः जो महीन लाल पीली मृदा है यह तो उपजाऊ होती है, यानी इसमें उर्वरक क्षमता होती है, यानी यह किसी भी फसल को उपजाने के लिए सक्षम है। किंतु जो बड़ी दाने वाली होती है या जिसे हम लोग मोटे कणों की लाल पीली मृदा कहते हैं, यह उपजाऊ के मामले में बिल्कुल शून्य होती है, अतः इसमें उपजाऊ क्षमता नहीं होती है। अगर लाल पीली मृदा किसी भी पर्वत पर पाई जाती है या ढलान पर पाई जाती है तो वहाँ पर कुछ ऐसी फसल नहीं उपजाई जाएगी जिसमें पानी की बहुत अधिक ज़रूरत है। जैसे वहाँ पर धान नहीं उपजाई जाएगी, क्योंकि धान की उपज को पूरा करने के लिए पानी की पानी को बहुत अधिक मात्रा में चाहिए। ढाल पर तो उतना ज़्यादा पानी मिलेगा नहीं, जिसके कारण लाल पीली मृदा की छोटे कण होने के बावजूद भी वहाँ पर ऐसी फसल नहीं उपजाई जाएगी। वहाँ पर क्या उपजाएंगी, जैसे कि मूंगफली हो सकती है, आलू हो सकता है, बाजरा, जिसमें कम पानी लगे, जिसमें कम पानी की लागत है, उससे हम लोग वहाँ पर उपजा सकते हैं। इसके बाद जो हम लोग देखते हैं काली या रेगुर मृदा। काली मृदा भाई साहब
बवाल मृदा क्यों, देखिए अभी काली मृदा जो होती है यह बेसाल्ट चट्टान से यानी ज्वालामुखी क्रिया से जो भी चट्टानें बनी हैं या ज्वालामुखी क्रिया से निकले हुए लावों के टूटन फूटन के बाद जिस मृदा का निर्माण होता है उसे हम लोग काली मृदा कहते हैं या बसाल्ट से बनी हुई होती है। भारत में यह दक्कन के पठार यानी भारत के दक्षिणी एरिया पर बहुत अधिक विकसित है, क्योंकि हमें पता है कि दक्कन का जो दक्कन ट्रैप या दक्कन का पठार है यह किसी ऐसी ही क्रिया से बना हुआ है, जिसके कारण जब भी इसका अपक्षय हुआ तो यहाँ पर काली मृदा का निर्माण होगा। तो यह किस किस पर्वत पर पाया जाता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो मालवा का पठार है उस क्षेत्र में काली मृदा पाई जाएगी। इसके बाद जो कर्नाटक में और गुजरात में काठियावाड़ है, कर्नाटक में बेंगलुरु और मैसूर का पठार, उसके बाद आंध्र प्रदेश में तेलंगाना का पठार, इसके बाद छोटा नागपुर में एक राजमहल की पहाड़ी है। इसके अगल बगल जो भी पाई जाती हैं वह काली मृदा होती है। यह काली मृदा सबसे ज़्यादा कपास की खेती के लिए यूज़ की जाती है, यानी जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है वहाँ पर कपास की खेती बड़े ही धूमधाम से की जाती है। एक बात काली मृदा के बारे में सोचने की बात यह है या जानने के लिए है कि काली मृदा जो है वो सबसे ज़्यादा जल का अवशोषण करती है, यानी यह सबसे ज़्यादा जल पीने वाली मृदा कह सकते हो। सबसे अधिक जल पीने वाली मृदा यही है काली मृदा। अभी तक मैंने जितनी मृदाएं पढ़ाई, इससे हम लोग ये जान सकते हैं कि जाहिर सी बात है जहाँ पर भी कपास की खेती होती है, जहाँ पर भी कपास की खेती होती होगी वहाँ पर सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती होगी। इतना क्लियर है, क्योंकि काली मृदा मुख्यतः किसके लिए जानी जाती है, कपास के लिए, और काली मृदा सबसे ज़्यादा जल का अवशोषण कर रही है, यानी जो भी फसल काली मृदा में की जाएगी उसके लिए सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी। इसके बाद काली मृदा के बारे में हम लोग एक और बड़ी खासियत देख लेते हैं। काली मृदा को रेगूर कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती की जाती है। काली मृदा को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग कहते हैं स्वयं जोताई वाली मृदा, यानी वह स्वयं अपने आप को जोता हुआ प्रतीत करती है या शो अप करती है। वो कैसे देखते हैं, जो जब भी काली मृदा में पानी मिलाया जाएगा तो वह चिपचिपी तरह दिखेगी, वह चिपचिपा दिखेगा, परंतु जब यह सूखेगी तो बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में, यहाँ पर आप डायग्राम के रूप में देख सकते हैं, यह बड़ी बड़ी दरारें बनाएंगी, जिससे यह लगता है कि इस मृदा में अभी अभी ट्रैक्टर चला हुआ है या हल से जोता हुआ लग रहा है। इसीलिए इसे हम लोग इसे स्वतः जोताई वाली मृदा भी कह देते हैं। इसके बाद जो हम लोग अगली मृदा के प्रकार देखेंगे वह है हमारा लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा में की सबसे बड़ी खासियत है कहाँ पाई जाएगी, क्योंकि जहाँ पर कि सबसे अधिक तापमान हो और वर्षा भी उसके साथ अधिक हो। जाहिर सी बात है जहाँ पर अधिक तापमान होगा वहाँ पर वर्षा अधिक होगी ही, हमने पढ़ा चुका है, पहले ही पढ़ा दिया है। तो जहाँ पर सबसे अधिक तापमान के साथ सबसे अधिक वर्षा हो रही है वहाँ पर लेटेराइट मृदा पाई जाएगी। अतः आप अब इससे अनुमान लगा सकते हैं, इतना पढ़ने के बाद निच्छालन की प्रक्रिया मैंने पढ़ा दी, तो जहाँ पर सबसे अधिक बारिश होगी तो जाहिर सी बात है सबसे ऊपरी सतह में जो भी ऐसे तत्व होंगे जो जल में आसानी से घुल जाए और जल के साथ घुलकर नीचे चले जाएंगे। अतः जिस मृदा में चूना, सिलिका, एल्युमिनियम, लोहा आदि पाए जाते हों तो अगर वहाँ पर भारी वर्षा होगी तो चूना और सिलिका तो आसानी से जल के साथ घुलकर सतह के नीचे चले जाएंगे। सतह पर क्या बच जाएगा, एल्युमिनियम और लोहा। यह सामान्यतः देखने में लाल और भूरे रंग की होती है, जैसा आप डायग्राम में आसानी से देख सकते हैं। लाल भूरे रंग की मृदा यानी कि लेटराइट मृदा और लाल येलो मृदा, रेड येलो सॉइल, उन दोनों को पहचानना बड़ा मुश्किल है। इन दोनों की क्वालिटी के आधार पर इनको पहचाना जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर दोनों डायग्राम एक साथ देखिए, दोनों डायग्राम आपको देखने में सेम लग रहे होंगे पर इन दोनों में अपनी अपनी क्वालिटी होती है। यह मृदा का प्रयोग सामान्यतः रबड़ के लिए किया जाता है। इस मृदा में सबसे कम कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम क्यों कम पाया जाता है, क्योंकि मैंने भी बताया जितने भी ह्यूमस जीरो सतह पर होंगे, जीरो स्तर पर होंगे, भारी वर्षा के कारण यह सभी जल के साथ घुलकर नीचे चले जाएंगे। एक और कंडीशन हो सकती है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि लेटराइट मृदा वहाँ पाई जाएगी जहाँ सबसे अधिक टेम्परेचर हो। जब सबसे अधिक टेम्परेचर होगा तो वह ह्यूमस को इतनी जल्दी सुखा देगा कि जब गिरी हुए अवशेष या पत्तियाँ जो भी तने हैं या जो भी सव हैं वह
ह्यूमस के रूप में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएंगे, वो इतनी जल्दी, इतनी टेम्परेचर के कारण वो इतनी जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे जिससे वह ह्यूमस के रूप में परिवर्तित ही नहीं हो पाएंगे। इसीलिए ये इस मृदा में कैल्शियम की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। इसी कारण जिस मृदा में सबसे कम कैल्शियम, सबसे कम ह्यूमस, उसकी उपज सबसे कम। ये तो अब कॉमन साइंस हो गया, कॉमन सेंस हो गया कि जिसमें ह्यूमस कम उसमें उपजाऊ क्षमता कम। उसके बाद हम लोग अगली मृदा देख लेंगे, पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा किसे कहेंगे? पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा। अब हमें बस ये जानना है कि भारत में पर्वतीय क्षेत्र है कहाँ। हमने पिछली वीडियो में, एक दो वीडियो में हमने पहले पढ़ा दिया है। उत्तर का हिमालय, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट, भारत के दोनों नीचे दक्कन ट्रैप के दोनों साइड पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट है। और ऊपर उत्तर में हमारा विशाल हिमालय। जो इन सब के विघटन के कारण, इन सब के अपक्षय से जिस मृदा का निर्माण होता है उसे हम लोग पर्वतीय मृदा कहते हैं। इस मृदा में चाय, कहवा, कॉफ़ी, इन सब की खेती की जाती है। इसके बाद हम लोग एक और छोटी मृदा के बारे में पढ़ लेते हैं जो हमारे भारत में है, इसलिए हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है। इसे हम लोग रेगिस्तान मरुस्थलीय मृदा, रेतीली मृदा, शुष्क मरुस्थलीय मृदा, किसी भी नाम से बुला सकते हैं। यह मरुस्थल बनते क्योंकि यह मरुस्थल इसलिए बनते हैं क्योंकि अधिक तापमान तो ठीक है, अधिक तापमान के साथ उतनी ही वर्षा होगी तो वहाँ की मृदा उपजाऊ हो जाएगी। परंतु जब तापमान अधिक हो और वर्षा एकदम न्यूनतम या ना के बराबर समझिए, हो भी तो बहुत नाम मात्र की, इस कारण से वहाँ पर ना तो वनस्पति का निर्माण होगा। जब वहाँ पर वनस्पति का निर्माण होगा ही नहीं तो वहाँ पर ह्यूमस का भी निर्माण नहीं होगा। जब ह्यूमस जीरो हो जाएगा तो उपजाऊ क्षमता जीरो। अतः मृदा के अनुपजाऊ होने के कारण वहाँ की मृदा मरी हुई मृदा या किसी पौधे को जन्म न देने वाली मृदा कहते हैं या हो जाती है। इसी कारण हम लोग उसे मरी हुई स्थल या मरुस्थल कहते हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से रेत पाई जाती है। अब हम लोग मृदा के बारे में कुछ 2-4 ऐसे शब्द आएंगे जो बहुत कॉमन बुक में तो नहीं, कुछ स्पेशल बुक में ही वो है, तो हम लोग उसको छोड़े क्यों, पढ़ ही लेते हैं लगे हाथ। तो इसमें जो सबसे पहले आता है वो मृदा आकर्षण, मृदा अवकर्षण, मृदा अवकर्षण। मृदा अवकर्षण उसे कहते हैं कि किसी भी मृदा की उर्वरक क्षमता में ह्रास हो जाना। ह्रास मतलब कटौती, डिस्काउंट। किसी भी मृदा की उर्वरक क्षमता भी किसी भी कारण से ह्रास हुआ है तो उसे हम लोग मृदा अवकर्षण कहेंगे। इसके बाद दूसरा शब्द हमारा जो है मृदा अपरदन, जिसे हम लोग मृदा समस्या भी कहेंगे। यह मृदा की सबसे बड़ी समस्या भी माना जाता है। मृदा अपरदन किसे कहते हैं, फिर उसके कारण देखेंगे, फिर उसके उपाय देखेंगे, फिर हम लोग ये टॉपिक खत्म करेंगे। मृदा अपरदन उसे कहते हैं कि किसी भी कारण, प्राकृतिक कारण या मानवीय कारण, किसी भी कारण से अगर मृदा के ऊपरी भाग या मृदा की ऊपरी लेयर, उपजाऊ लेयर का ह्रास हुआ हो, क्षरण हुआ हो या कटा हुआ या वो अपने स्थान से हट गई हो तो उसे हम लोग मृदा अपरदन कहेंगे। मृदा अपरदन कैसे होता है? सबसे बड़ा कारण है निर्वनीकरण। निर्वनीकरण मतलब कि वनों का विकास न होना या वन या ढेर सारे पेड़ न लगाए जाना। इससे क्या होता है? पेड़ लगाए जाने से जब बहुत अधिक पेड़ लगाए जाएंगे तो उनकी जड़ें अधिक दूर तक फैलेंगी। जब उनकी जड़ें अधिक दूर तक फैलेंगी तो उनकी जो जड़ें होती है वह मिट्टी को ऐसे बांध कर रखेंगी, जिसके कारण मिट्टी का बहाव रुका रहेगा। अतः जब सारे पेड़ काट दिए जाएंगे तो वहाँ पर उनकी जड़ें सूख जाएंगी, तब वह मिट्टी को ढीला छोड़ देंगी। जब उस पर हवा या जल, कोई भी प्राकृतिक आपदा आएगी तो वह अपने साथ इसको बहा कर ले जाएगी। तो एक कारण हो गया निर्वनीकरण। दूसरा हम लोग देते हैं अत्यधिक पशुचारण। बहुत अधिक पशुचारण होने से यानी पशुओं के चरने से उनके भारीपन या उनके पैरों से वहाँ की मिट्टी बहुत ढीली हो जाती है, जिसके कारण वह मृदा बड़ी आसानी से हवाओं के साथ बह जाती है, जल में घुल जाती है। जलीय अपरदन जैसे हमने भी पढ़ाया तो नहीं, जैसे कि नदियों के बहने से, जब नदी बहती है तो अपने साथ अगल बगल के इलाके को काट कर अपने साथ लेकर जाती है, या तट के इलाके पर जब समुद्र की लहरें चलती है तो अपने साथ तट से थोड़ी थोड़ी मृदा काट कर अपने में मिलाती रहती है। वायु अपरदन ईजी है क्योंकि जब हवाएं चलती हैं तो अपने साथ मृदा की छोटी छोटी कणों को उठाकर ले जाती हैं, जिसे हम लोग मृदा अपरदन वायु के द्वारा कह देते हैं।
इसके बाद भूस्खलन किसी भी बड़े बड़े भूखंड का टूटकर सतह पर आ जाना या किसी भी पर्वत का टूट जाना या ज़मीन का अचानक से धंस जाना, इससे भी हमारी मृदा का ह्रास होता है। एक और इसमें कारण है जो प्राचीन समय में तो बहुत चलती थी, अब भी कुछ है, झूम कृषि। झूम कृषि उसे कहते हैं कि जैसे कि कुछ समूह एक स्थान पर खेती किए, यहाँ पर फसल उग जाए, यहाँ से फसल काटी, अब इस खेत को छोड़ देंगे, इस खेत का दोबारा उपयोग नहीं करना, इस खेत को छोड़कर दूसरी जगह पर जाएंगे, वहाँ के जंगलों को काटेंगे, वहाँ की झाड़ियाँ वाड़ियों को साफ करेंगे, वहाँ पर खेती करेंगे। वहाँ पर खेती करने के बाद जब वहाँ पे फसल काट लेंगे तो उसको भी छोड़ दिया। इस तरह घूम घूम कर खेती करने की प्रक्रिया को हम लोग झूम कृषि कहते हैं। इससे क्या होता है, पहले तो पेड़ों की कटाई, जिससे कि हमने भी बताया जड़ों का पकड़पन कम, उसके बाद एक स्थान की मृदा का उपयोग किया, अगर वो दोबारा यहीं पर खेती करते तो अभी वो वाली मृदा सेफ रहती, परंतु हर अलग अलग खेती के लिए अलग अलग मृदा का उपयोग करना, यह भी मृदा के कटाव का एक कारण है, मृदा अपरदन का एक कारण है। अब इससे हम लोग बचाव क्या क्या कर सकते हैं, तो बड़े बड़े मेड़बंदी कर जिससे हम लोग बहने वाली मृदा को एक स्थान पर रोकें। और इसके बाद हम लोग कुछ समाज में अच्छी जैसे कि ग्राम पंचायत या वगैरह वगैरह के माध्यम से हम लोग वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर या किसी बड़े इन्फ्लुएंसर को पकड़ कर या किसी बड़े अधिकारी द्वारा समाज में जाकर ये इसके वृक्षारोपण के महत्व को समझाना कि हाँ ऐसा करने से ऐसा होगा, जिससे हमारा आने वाली पीढ़ियाँ बड़ी सुरक्षित महसूस होंगी या सुरक्षित में रहेंगी। इस तरीके से झूम कृषि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने से भी हम लोग इसका बचाव कर सकते हैं। वन कटाव को रोककर आज के समय में हर चीज़ के लिए वनों को डिस्टर्ब किया जाता है, उनको काटा जा रहा है। जैसे कि पेड़ की कटाई करके वहाँ पर शहर बना दो, पेड़ की कटाई करके कोई फैक्ट्री में लकड़ी यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ कर लो। इस तरीके से वनों की कटाई या वनों का अंधाधुंध दोहन से मृदा कटाव बड़ी तेज़ी से हो रहा है। अतः इन सब को रोक कर हम लोग बड़ी आसानी से मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो मृदा के बारे में हमने लगभग ठीक ठाक जानकारी इकट्ठा कर ली। तो आज के लिए बस इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी से कर दीजिए। और इसके बाद जो भी टॉपिक नहीं समझ आई हो उस टॉपिक को हमारे कमेंट में पिन कर दें या कमेंट कर दें, हम उसको देखकर उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।